Hello students, we are studying the chapter flow of energy in an ecosystem. In this chapter, last video we were studied about food chain and food web. आशा करता हूँ कि आपको फूड चेन और फूड वेब ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज हमें पढ़ना है द एनर्जी पिरामिड। तो हर एक फूड चेन के अंदर अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, बराबर है, एंड दीज कंज्यूमर्स फॉर्म्स द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। और ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो तैयार होते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल की डायग्राम मैंने निकाली है। दीज आर द डायग्राम ऑफ ट्रॉपिक लेवल। At the bottom you can see there are all green plants. We know that the plants are called as producer of ecosystem. Then herbivorous animals, plant के ऊपर जो animals depend होते हैं वो herbivorous animals, they occupy the first level in this tropic level. The carnivorous occupy the second tropic level and human beings occupy थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो आ गया समझ में। इस तरह से यहाँ पे तीन लेवल्स है। तो लेवल्स को जब दर्शाया गया है वी हैड शोन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। तो इनको पिरामिड के फॉर्म में क्यों बताया गया है? तो ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। ईच लेवल, ये फूड चेन है, फूड चेन के अंदर हर एक लेवल को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक लेवल को कहा जाता है। तो इसे ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। एंड ईच ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेज एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन अ फूड चेन। हर एक फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म जिस स्टेज पे उसे फूड मिलता है उस स्टेज को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। लास्ट टाइम हमने एक फूड चेन पढ़ी थी जहां पे ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है ग्रॉसहॉपर को खाने वाला है फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक्स आर ईटन बाय ईगल। दिस इज द फूड चेन। अब इस फूड चेन के अंदर अलग अलग स्टेजेस है, दैट आल्सो कॉल्ड एज लिंक। इसे क्या कहा जाता है? लिंक कहा जाता है। इन ईच लिंक द कंज्यूमर्स, grasshopper, frog, snake and eagles are the consumers, and these consumers are at different stages, and at different stages they obtain their food, and this stage is called as trophic level. Therefore it is said that trophic level is the stage at which the organism obtain the food in the food chain. And in this trophic level there occurs the decrease in energy. Energy level decreases from bottom to top. That is the energy and matter available at the lowest level goes on decreasing from the producer which is at the bottom to the apex consumers which are at the top. तो यहाँ पे क्या होता है? जितना मैटर प्रोड्यूसर के लिए अवेलेबल है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है उससे कम एनर्जी सेकंड ट्रॉपिक लेवल में है, उससे कम एनर्जी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, उससे कम एनर्जी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में होती है। तो ये जो एनर्जी लेवल जो है इसके बारे में सबसे पहले जो रिसर्च किया था, दैट रिसर्च इट इज मेड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज Lineman in 1942 he studied the various food chain and the flow of energy in that food chain. अलग अलग तरह के फूड चेन जो है उनकी पढ़ाई की और उसमें एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है एक लेवल से दूसरे लेवल की, उसके बारे में पढ़ा था। तो इन 1927 द साइंटिस्ट Charles Elton he has put forward a model which is similar to that of the pyramid के जैसे उसने एक मॉडल तैयार किया and that model is called as energy pyramid now. उसे हम अभी क्या कहते हैं? एनर्जी pyramid. This Charles Edwin Elton ने क्या किया? Charles Elton it has studied the tundra ecosystem
टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइसलैंड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो बियर आइसलैंड जो है वहां पे टुंड्रा इकोसिस्टम जो है उसके बारे में उन्होंने पढ़ाई की। एंड ही पुट फॉरवर्ड अ pyramid there, he gives the new concept and that concept is called as ecological pyramid। उसे क्या कहा उसने, ecological pyramid। and this ecological pyramid is also called as Eltonian pyramid। and this Eltonian pyramid gives फर्दर डिस्कवरी ऑफ एनर्जी पिरामिड। आ गया समझ में? अब हम एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा था। तो देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल की जो है अलग अलग तरह के स्टेजेस होते हैं। तो पहले जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होता है, और यहाँ पे मैं अब एक इकोसिस्टम के बारे में लिख रहा हूँ, दैट इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे बॉटम में ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है बच्चों? तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रासेस ऑफ सी। एंड these phytoplanktons are the small organisms, small aquatic organisms। they are autotrophic, they produce their own food material by the process of photosynthesis and they release the oxygen। therefore phytoplankton जो है वो aquatic environment में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जहाँ पे वो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से खुद का फूड खुद तैयार करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन होता है दैट इज अवेलेबल फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स इन द वाटर फॉर द रेस्पिरेशन। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो है, तो फाइटोप्लैंक्टन आर द प्रोड्यूसर्स। वो क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए, क्योंकि वो फूड तैयार करते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जू प्लैंक्टन्स। क्या डिपेंड होते हैं? जू प्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स क्या होता है इससे पहले समझिए। जू प्लैंक्टन्स आर द स्मॉल हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। तो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द जू प्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक। बहुत सारे जू प्लैंक्टन जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। सम फाइटोप्लैंक्टन्स आर लार्जर, फॉर एग्जांपल कोपेपॉड, ये फाइटोप्लैंक्टन से। देन जेलीफिश तो आपने सबने देखी होगी, इट इज ऑल्सो द फाइटोप्लैंक्टन। एंड द लार्वल crustaceans, these are the zooplanktons and these zooplanktons depends on phytoplanktons। और zooplanktons के ऊपर जो डिपेंड होता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, दैट आर द फिशेस। छोटी फिश उसके ऊपर बड़ी फिश, उसके ऊपर बड़ी फिश, दैट इज द शार्क। एंड फाइनली एट द अपेक्स कंज्यूमर इज द ह्यूमन। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एंड दिस एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसका हमने क्या तैयार किया है? एनर्जी पिरामिड्स। यू कैन सी द एनर्जी अवेलेबल फॉर द फाइटोप्लैंक्टन इज 10,000 किलो कैलोरी। देन एनर्जी अवेलेबल फॉर द सेकंड लेवल इज फॉर जू प्लैंक्टन 1000। देन 100 किलो कैलोरी, KCAL मीन्स किलो कैलोरी। ये जो है ये यूनिट है हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी जो है वो किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। तो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक बात पढ़ी थी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट। यही लॉ जो है यहाँ पे भी लागू होता है। यहाँ पे देयर ऑकर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इट इज टेक्स प्लेस इन द इकोसिस्टम इज शोन हियर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अवेलेबल at the lowest level is 10,000 kilocalorie. Then first tropic level 1,000. It means that there is only 10% of energy is available for the next level। अब देखिए 10,000 का 10% हो गया 1000, 1000 का 10% 100 और 100 का 10% 10। तो 10% एनर्जी जो है वो ही ऊपर के लेवल में जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज whatever the energy obtained by the phytoplankton, some of the energy they are utilized by the phytoplankton while expand their life. कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, यूज करेगा, और बची हुई एनर्जी उनके बॉडी में रहेगी, जिसको खाने के बाद कहाँ पे जाएगी, जू प्लैंक्टॉन्स के अंदर. तो जू प्लैंक्टॉन्स जो है उनके पास है समझो 1000 किलो कैलोरी इसके पास है, लेकिन 1000 किलो कैलोरी जो एनर्जी है उसमें से बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेगा टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अलग अलग तरह के वर्क करते हैं, उसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा. रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, वॉकिंग होता है, मूवमेंट होता है. तो उसके बाद जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी उनके बॉडी के अंदर स्टोर रहेगी. तो जू प्लैंक्टन को जब फिशेस खाएंगे तो वो एनर्जी जो है वही एनर्जी फिशेस को मिलेगी, यानी कि उसमें से 10% फिशेस को मिलेगी, और फिशेस का 10% किसको मिलता है, ह्यूमन बीइंग को. अब इनको तो खाने वाला कोई नहीं है, इनको ह्यूमन बीइंग को खाने वाला कोई नहीं. तो फिर क्या होता है, दीज आर द अपेक्स कंज्यूमर्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर दे कैन डिकम्पोज. इनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. एंड आफ्टर द डिकम्पोजिशन द एनर्जी इट हैज बीन converted into the smaller simplest substance and they get mixed in the soil and available for the plants. Therefore how there occur the exchange of energy. यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है. There are different levels of एनर्जी एक्सचेंज इन फूड चेन. ये भी एक फूड चेन है. फूड चेन के अंदर अलग अलग तरह के एनर्जी एक्सचेंज लेवल होते हैं. एंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हाट एवर द अवेलेबल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट ईच एनर्जी एक्सचेंज. तो एनर्जी जो होती है कम कम हो जाती है. और सिमिलरली क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल. फाइटोप्लैंक्टन इनकी संख्या ज्यादा रहेगी, उससे कम जू प्लैंक्टन, उससे कम फिशेस, और सबसे कम रहती है अपेक्स कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर्स जो है उनकी संख्या सबसे कम रहती है. अब एक जो है फूड चेन यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है, डियर डिपेंड है, और डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है. अब तीन ही यहाँ पे मैंने बताए. तो प्लांट्स को खाने वाला डियर और डियर को खाने वाला टाइगर. तो यहाँ पे प्लांट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, डियर की संख्या प्लांट से कम है, और टाइगर की संख्या सबसे कम है, क्योंकि अपेक्स कंज्यूमर जो है उनको खाने वाला कोई नहीं होता इसलिए, और उनकी संख्या जो है वो एनर्जी लेवल में कम होती है. क्यों कम होती है, अगर उनकी संख्या ज्यादा रहेंगी तो दे कैन कंज्यूम ऑल द डियर्स, सब डियर को वो खा जाएंगे, क्योंकि इनको खाने वाला तो कोई नहीं, और इनकी संख्या ज्यादा रहेंगी, सभी डियर खत्म हो जाएंगे. तो इट कैन क्रिएट्स द अनबैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो अपेक्स कंज्यूमर्स जो है इनका क्या होता है, मरने के बाद इनका क्या होता है. आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, अपेक्स कंज्यूमर की जब डेथ हो जाती है तो देयर डेड बॉडीज, द एनर्जी स्टोर्ड इन देयर बॉडीज दे आर अवेलेबल फॉर द डिकम्पोजर्स. एंड डिकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया, that is the microorganism. They can decompose the dead bodies of these apex or top consumers, and due to the decomposition, during decomposition they obtain their food materials and also convert the dead bodies of these organisms into the simple carbon substance, simple carbon compounds. And these carbon compounds are so simple that is these substances are mixed in the air, water and soil. From there they are absorbed by the plant, and due to which the energy of the apex consumer is incorporated into the food chain अगेन. आपको समझ में आया होगा कि जो अपेक्स कंज्यूमर्स है वो मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है, जो डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका कन्वर्शन सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में करता है, और ये कार्बन कंपाउंड्स वाटर, सॉइल और एयर में एब्सॉर्ब हो जाते हैं. और उसके बाद जो है उसको कौन एब्सॉर्ब करता है, प्लांट एब्सॉर्ब करता है. कि इसके बाद जो एनर्जी जो है अपेक्स कंज्यूमर्स की कहाँ पे आ गई, प्रोड्यूसर के पास आती है. एंड दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, this exchange of energy is called as energy pyramid. आगे समझ में, एनर्जी pyramid means the exchange of an
एनर्जी एट वेरियस ट्रॉपिक levels in an ecosystem is called as एनर्जी पैरामिड। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, द पैरामिड ऑफ एनर्जी और एनर्जी पैरामिड इज वन एंड द सेम थिंग। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स of an ecosystem is called as pyramid of energy. Therefore you can see the food web. Last time you have studied about the food web. आ गया समझ में? तो food web में क्या होता है? In food web you can see the various modes of nutrition. You can see the various modes of nutrition. Nutrition के अलग अलग मोड होते हैं। ग्रासोपर जो है वो पत्तों को खाता है, ग्रासोपर को जो फ्रॉग जो है वो निगल जाता है, फ्रॉग को स्नेक निगल जाता है, देन उसे ईगल खाता है। आ गया समझ में? तो देयर आर द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सम एनिमल्स दे आर हंटिंग एंड ड्यू इन दिस फूड वेब। तो फूड वेब के अंदर क्या होता है? तो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स दे आर सर्कुलेटेड कंटिन्यूअसली इन द इकोसिस्टम। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो है वो सर्कुलेट होता है, प्लांट से ग्रासोपर में गया, ग्रासोपर से फ्रॉग में गया, फ्रॉग में स्नेक में गया, स्नेक से ईगल में गया, और बाकी सब मरने के बाद इनके बॉडी जब डिकम्पोज होंगे तो उनकी जो बची हुई एनर्जी फिर से किस में आती है? प्लांट में आती है। देयरफॉर दिस इज द साइक्लिक पैटर्न ऑफ एनर्जी flow and this can be represented with the help of graphical method or the diagram in the shape of pyramid. Therefore it is called as energy pyramid. Now we have to study about the one way transport of energy. One way transport. अब जो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है इकोसिस्टम के अंदर वो वन वे है। मैंने तो अभी क्या बताया था आपको? साइक्लिक बताया था, लेकिन अभी क्या बता रहा हूं? द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इज वन वे, इट इज कॉन्ट्रास्ट। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट। तो वन वे कैसे, ये आपको समझना चाहिए। वी नो दैट सन इज द अल्टीमेट एंड ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम। आप कोई भी टाइप की एनर्जी लीजिए, ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्नेस फ्रॉम द सन। वी नो दैट द सन can provides the solar energy and this energy of sun is called as solar energy, and the solar energy is trapped by the green plants and the green plant produce the food energy, and some of the solar energy it is stored in the form of food. प्लांट के अंदर ये जो सोलर एनर्जी किस में रहती है? फूड के अंदर क्या होती है? स्टोर्ड रहती है। बिफोर exchange of this energy of the plants to the decomposer it is passes to the various trophic level. तो प्लांट ने जो फूड एनर्जी ट्रैप की है उसके बॉडी के अंदर, जिससे जो बनी है सोलर एनर्जी से, तो वो एनर्जी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में जाती है। हमने देखा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड कार्निवोरस और ऑमनिवोरस, अपेक्स कंज्यूमर्स, उनके पास ये एनर्जी पहुंचती है। तो जब ये एनर्जी पहुंचती है, देयर ऑकर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, एंड फाइनली द डिकम्पोजर्स decomposes the body of organisms, and also decomposers they can dissipate the some part of this energy into the heat energy. अब जो डिकम्पोजर है क्या करते हैं? डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। किस लिए करते हैं? वो उनका खाना उनको मिलता है वहां से, तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ हीट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी भी उसमें से बाहर निकल के आती है, लेकिन नो पार्ट ऑफ एनी एनर्जी रिटर्न बैक टू द सन। तो कोई भी एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम के अंदर आती है तो वो सन से आती है और वापस वो सन के पास नहीं जाती। देयरफॉर द एनर्जी कैनॉट बी रिटर्न बैक टू द सन, एंड सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। तो आपको वन वे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग। अब जो है एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ड्यूरिंग इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अपेक्स कंज्यूमर। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, पहले जो है यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूसर है, उसके बाद हर्बी ओर से, उसके बाद कार्निवोर से, उसके बाद
अपेक्स कंज्यूमर से, बराबर। तो अपेक्स कंज्यूमर तक जब ये एनर्जी जाती है तो इस एनर्जी का क्या होता है, तो क्योंकि अपेक्स कंज्यूमर जो है उसको खाने वाला कोई नहीं, अब प्रोड्यूसर जो है उसको खाने वाले हर्बिवोरस एनिमल, यानी कि इनकी एनर्जी इनके पास जाएगी। हर्बिवोरस को खाने वाला कार्निवोरस है, इनकी एनर्जी इनके पास जाएगी। और अपेक्स कार्निवोरस जो है टॉप कंज्यूमर जो है उनको खाने वाला कोई नहीं, तो उनकी एनर्जी कहाँ जाती है, तो द एनर्जी रिमेन्स ट्रैप्स इन द अपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ व्हेन इट्स बॉडी स्टार्ट टू डिकम्पोज और गेट बर्न ऑल द एनर्जी इज रिलीज। और जो अपेक्स कंज्यूमर्स है जिसमें है लायन है, टाइगर है, बराबर है, तो इनको खाने वाला कोई नहीं, तो इनके बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो जब तक जीवित रहती है तो उनके बॉडी में ही स्टोर्ड रहती है, और जब वो मर जाएंगे तो इनके बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन कौन है, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और जब इनके बॉडी का डिकम्पोज होता है तो उनके बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी वो रिलीज होती है, और जब वो रिलीज होती है तो दिस बिकम्स अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। इनका कन्वर्शन हमने पहले ही पढ़ा है किस में होता है, और प्लांट को एनर्जी पहुंच जाती है। डज द एनर्जी रिमेन्स ट्रैप इन द अपेक्स कंज्यूमर, जो अपेक्स कंज्यूमर है उनके बॉडी में जो एनर्जी है वैसी की वैसी रहती है क्या, नो। इसका आंसर क्या है, नो, द एनर्जी डज नॉट रिमेन्स ट्रैप इन द अपेक्स कंज्यूमर। तो व्हाट हैपन्स, this energy it has been transferred to the plants which are the primary producer, and this will be occur after the death of अपेक्स कंज्यूमर, यानी कि अपेक्स कंज्यूमर की डेट होने के बाद उनके बॉडी में जो एनर्जी है वो प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द एनर्जी रिमेन्स ट्रैप इन द बॉडी ऑफ अपेक्स कंज्यूमर इवन आफ्टर देयर डेथ। जो अपेक्स कंज्यूमर्स है जिसमें आते हैं हमारे लायन है, टाइगर है, ह्यूमन बींग्स है, बियर है, मरने के बाद भी इनके बॉडी में एनर्जी जो है वैसे की वैसे स्टोर्ड रही तो क्या होगा, तो इट कैन कॉजेस द अनबैलेंस इन द नेचर। उसके रीजन में क्या होगा कि हमारे नेचर में अनबैलेंस होगा, क्योंकि एनर्जी जो ट्रैप है वो एनर्जी हमारे प्लांट्स को मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इट कैन कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम, तो ये क्या करेगा, इकोसिस्टम में ये डिस्टर्बेंस तैयार करेगा, एंड एनर्जी एक्सचेंज जो होनी चाहिए वो एनर्जी वहां पे एक्सचेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इट कैन क्रिएट्स द अनबैलेंस इन एन इकोसिस्टम। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर वेयर नो डिकम्पोजर लाइक माइक्रोब्स एंड फंजाई इन द नेचर। हमारे नेचर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो पहले हमें ये सोचना है कि ये काम क्या करते हैं। क्या काम करते हैं, दे कैन डिकम्पोजेस द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मरने के बाद उनके बॉडी का डिकम्पोजिशन करने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसकी वजह से उनको खाना तो मिलता है, लेकिन इसकी वजह से ये जो डेड बॉडीज है उनके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है, और वही एनर्जी जो है हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होती है। ये काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये काम यहाँ पे नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे अर्थ के अंदर उनका हिप तैयार होगा, वो वैसे की वैसे ही पड़े रहेंगे, एंड इट कैन कॉजेज द सम हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। इफ देयर आर नो डिकम्पोजर्स लाइक माइक्रोब्स एंड फंजाई, द बॉडी ऑफ कंज्यूमर अपेक्स after death cannot decompose, and this may create serious issue like spread of hazardous diseases over the region. The decomposer plays an important role in decomposing the dead matter into smaller units. They convert dead matter into nutrients which are available for plant. Why the number of tertiary consumers, that is apex carnivores, always less than those of the other consumers? जो बाकी के कंज्यूमर्स से उनकी तुलना में अपेक्स कंज्यूमर्स जो है, अपेक्स कार्निवोर्स जो है, उनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, बियर जो है ये अपेक्स कार्निवोर्स है, इनकी संख्या
बाकी कंज्यूमर्स की तुलना में बहुत कम है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर अपेक्स कंज्यूमर की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये सोचो। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, बाकी कंज्यूमर्स को खा जाएंगे। दे कीप ऑन ईटिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि उनकी संख्या तो ज़्यादा है और उनको खाने वाला ऊपर कोई नहीं है। तो जो बाकी एनिमल्स जो है, इनका प्रे जो है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दे बिकम्स एक्सटिंक्ट एंड देयरफॉर दिस अरेंजमेंट इज मेड। इसीलिए ये क्या है, हमारे नेचर ने यह अरेंजमेंट की है जिसकी वजह से हमारे नेचर के अंदर बैलेंस बना रहे। आ गया समझ में? और दूसरी बात जो है, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो है वो भी अभी नाउ अ डे दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। उनकी संख्या भी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। The number of consumers like tiger, lion are tertiary or apex consumers always less than other, because if tertiary consumers will not be less, then all other animals may be extinct as they keep on eating them. Thus, their numbers are always less to keep balance in an ecosystem and nature. Okay, thank you. आशा करता हूँ आपको पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी और ट्रॉपिक लेवल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।